नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हमने जितना कुछ भी देखा वो सब समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कुछ भी डाउट है तो आप हमें वीडियो के कमेंट में बताइए या आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपकी कुछ पर्सनल क्वेरी है, मैंने ईमेल भी दे के रखा हुआ है, आप वहां पर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ मोशन का 5वां लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और पुल्ली ब्लॉक सिस्टम का इंट्रोडक्शन जो है वो सब स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि अभी तक जो 4 लेक्चर हुए हैं उसमें आपने देखा होगा कि हमने न्यूटन के पहले और दूसरे लॉ देख लिए हैं। पहला लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसमें ये कहा गया था कि अगर किसी भी पार्टिकल पर जो टोटल फोर्स लग रहे हैं उनका सम जीरो आए तो बॉडी अगर आपकी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन कर रही है तो मोशन में ही रहेगी। इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। दूसरा लॉ था कि अगर किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स जो लग रहे हैं उसको हम मास से डिवाइड कर दें तो हमें उस बॉडी का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो आइए आज उसके आगे हम तीसरा लॉ डिस्कस करते हैं। तीसरा लॉ है जिसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। तो इसका देखो क्या मतलब है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो ये कह रहा है कि कोई भी एक्शन होगा उसके अपोजिट में एक रिएक्शन जरूर होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अभी मान लीजिए ये 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक ए है, इसके कांटेक्ट में एक ब्लॉक बी है। ये एक स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं। स्मूथ सरफेस का मतलब म्यू इक्वल टू 0, कोई भी फोर्स नहीं है। अब आप ध्यान से देखो इस पार्ट पे, इनका मैं अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। अब आप देखो ए पे जो यहाँ कांटेक्ट फोर्स आएगा वो बी लगा रहा होगा कि नहीं, एक उस पे एक फोर्स लगा रहा होगा जिसको नाम देते हैं एन। ऐसे ही अगर बी ने ए पे एन लगाया तो ए भी बी पे क्या करेगी कि एन फोर्स लगाएगा, जिसके कारण इसका रिएक्शन डेवलप होगा। तो यही होता है आपका कि कोई भी एक्शन हो रही है उसके अपोजिट उसका एक रिएक्शन डेवलप होगा। दूसरा एग्जांपल इसका लेते हैं। जैसे आप देखो जो अर्थ है, ये अर्थ है। अब ऐसे ही बहुत सारे ग्रह हैं जो आपका सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो ये आपका सन है। तो देखो जो अर्थ और सन है ये एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे के कांटेक्ट में बने हुए हैं। अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स जरा सा भी कम या ज्यादा हुआ तो इसका जो रिवोल्यूशन होता है वो सब पूरा चेंज हो जाएगा। तो अगर अर्थ सन पर फोर्स लगा रही है तो सन भी क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे लगाएगा। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सन अर्थ पे लगा रहा है एफ जी, तो पृथ्वी भी जस्ट उसका उतना ही एफ जी लगाएगी उसके अपोजिट में। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा होगा कि जितना फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट पे लगेगा सेम फोर्स उसके अपोजिट में भी दूसरे बॉडी पे लगाएगा। अगला एग्जांपल इसका देखते हैं कि देख लीजिए, मानते हैं कि कोई पार्टिकल है, ये रहा ए, ये रहा बी, एक दूसरे से कांटेक्ट में रखे हैं। अब देखो ए पे अगर बी जितना फोर्स लगा रहा है इसको हम कैसे लिखते हैं, एफ वेक्टर ए बी। इसका मतलब है कि ए पे बी फोर्स लगा रहा है तो जब तो बी क्या करेगा, बी भी ए पे लगाएगा तो इधर आएगा एफ वेक्टर बी ए। मतलब बी पर ए भी फोर्स लगा रहा है। जब बी पर ए ने जितना लगाया तो ए ने भी बी पे उतना ही लगाएगा। देखो यहाँ एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ रहा होगा, ये उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना दूसरे पार्टिकल पे लगा रहा है। केवल क्या चेंज हो रही है, यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड भी सेम है, फोर्स का नेचर भी सेम है, चेंज केवल एक चीज हो रही है, वो डायरेक्शन हो रही है। इसका भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक्शन रिएक्शन का। अपने
डेली लाइफ में तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी देखो, ये मान लीजिए एक बोट है जो पानी में है। अभी इस पे से एक आदमी है। ये आदमी आपने रियलाइज किया होगा, ये आदमी यहाँ से जंप लेके किनारे पे जाएगा। पानी नहीं है, यहाँ एक प्लेटफार्म बना हुआ है। ये आदमी जब जंप लेके इस प्लेटफार्म पे आएगा तो ये क्या होगा, जैसे ही आगे चलेगा इसके पैर से बोट क्या होती है, पीछे की तरफ चली जाती है। तो इसके पैर द्वारा जितना ये पानी बोट पे पीछे फोर्स लगाता है, वही फोर्स इसको आगे लगाता है, जिससे आगे की तरफ जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताओ। दूसरा एग्जांपल है कि मान लो आपका एक बुलक कार्ट है। अगर ये एक आपकी बुलक कार्ट है जिसको मानो एक हार्स ड्राइव कर रहा है, तो ये जितना ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा, जितना एक ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा, तो ग्राउंड भी तो उतना ही इसके जस्ट अपोजिट फोर्स लगाएगी कि नहीं, तभी ये आगे की तरफ भाग पाएगा। तो आई होप आपको न्यूटन का थर्ड लॉ समझ में आ गया होगा कि हर एक एक्शन का उसका एक अपोजिट रिएक्शन होता है। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। देखो, पहला पॉइंट है फोर्सेस एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। देखो, जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, यहाँ आपने देखा होगा कि ये दो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट कर रहे थे। जो भी इसका रिएक्शन आ रहा था, अगर ए बी पे लगा रहा है तो बी ए पे लगा रहा था। दूसरा पॉइंट है बोथ बॉडीज आर टच, इट्स नॉट नेसेसरी। देखो, ये जरूरी नहीं है कि जो भी फोर्स लग रहे हैं वो एक दूसरे के टच में ही हो। आपने देखा होगा, अगर ये अर्थ था और यहाँ एक सन था, अगर अर्थ सन पे सन अगर अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो अर्थ भी सन पे उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। लेकिन देखो, क्या अर्थ और सन एक दूसरे के कांटेक्ट में है? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, वो सब भी देखोगे एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहते, लेकिन फिर भी वो फोर्स लगाते हैं। थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ द फोर्सेस शुड बी सेम। तो देखो, इनका जो नेचर है फोर्सेस का वो सेम ही रहेगा। देखो, अगर ये इसको यहाँ से फॉरवर्ड की डायरेक्शन में, तो यहाँ भी आप देखोगे दूसरे ऑब्जेक्ट पे फॉरवर्ड की ही है। सपोज एक दूसरा ब्लॉक ले लेते हैं, अगर ये इसको कंप्रेस कर रहा है तो इधर से ये भी इसको कंप्रेस करेगा। इसे यहाँ से सिंगल ब्लॉक लेके दिखाते हैं, तो ये देखो सेम नेचर के हुआ, कंप्रेसिव। अगर इधर से एक फोर्स लग रहा है तो सेम इसका अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का एक फोर्स जनरेट होगा। फिफ्थ पॉइंट है आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस शुड बी अपोजिट। देखो, जो भी फोर्स का डायरेक्शन आएगा, यहाँ आप ध्यान से देखो, ए फोर्स का जो डायरेक्शन है इसका दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं। यहाँ भी देखो, अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में है। तो जो भी एक्शन रिएक्शन के फोर्सेस आपके आते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। सिक्स पॉइंट है द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसल ईच अदर। देखो, बहुत लोग क्या होता है, जैसे होता है ना, आप फोर्स बैलेंस करते हो, देखिए इधर से लग रहा है तो इधर से इसको बैलेंस किया रिएक्शन, बट एक्शन रिएक्शन में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। ऐसा आप कभी भी एज्यूम मत करिएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। देखो, ये जो सिक्स पॉइंट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये क्लियर नहीं रहेगा तो आप देखोगे कि इस टॉपिक पे एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। आपसे चार ऑप्शन देके पूछ लेगा कि जब न्यूटन का थर्ड लॉ में एक्शन रिएक्शन आता है, क्या ये जरूरी है कि बॉडी एक दूसरे के टच में रहे? तो अगर आपको ये पता ही नहीं रहेगा तो आप तुरंत आंसर गलत कर दोगे। तो टच में हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो ये रहा न्यूटन का थर्ड लॉ। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग पुली सिस्टम चालू करेंगे। तो चलिए, एक प्रॉब्लम है, पहले वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, कल वो हो नहीं पाया था। ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे
यहाँ पे रखा हुआ है। इसका जो मास है इसका 5 केजी। अब देखो ये इसके वाल हैं यहाँ पे, ये कुछ ऐसा एक वाल है, आपने देखा होगा कि उसमें ये जाके फंसा हुआ है। अब जो यहाँ से एंगल ये बना रहा है, ये एंगल है 37 डिग्री, और यहाँ से जो एंगल बना रहा है ये भी एंगल है आपका 37 डिग्री, ये भी है 37 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू वाल। तो देखो ये जो वाल है ये एक नॉर्मल रिएक्शन जनरेट करेंगे कि नहीं, इसका मास जब यहाँ पे सरफेस को टच कर रहा है, तो आपसे वही पूछ रहा है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू वाल। तो इस वाल के कारण जो भी आपका नॉर्मल रिएक्शन आया है वही आपसे पूछ रहा है। तो हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे न्यूटन के फर्स्ट और सेकेंड लॉ को, तो उसी स्टेप को आज हम यहाँ लगाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, आपको सिस्टम आइडेंटिफाई करना है। तो ये हमारा पूरा सिस्टम है, उसके बाद इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं उसको देखना है, इसके बाद उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इसके बाद हमें इक्वेशन लिखने हैं। ये 4 स्टेप होते थे। अब देखो यहाँ पे जहाँ सरफेस पे कांटेक्ट कर रहा है, आपको नॉर्मल में मैंने बताया था कि जो नॉर्मल फोर्स आता है वो क्या होता है आपका सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ से एक नॉर्मल आएगा और एक नॉर्मल यहाँ से आएगा, तो जो यहाँ से आएगा इसको नाम देते हैं N2 और इसको नाम देते हैं N1। आपसे यही N1 और N2 पूछ रहा है। तो आइए इसका सलूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो अपने को क्लियर हो जाएगा क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। देखो इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं, सबसे पहले आप यहाँ ध्यान से देखो। एक तो इसका मास है, मास के कारण क्या आएगा, इसका वेट आएगा। वेट हमेशा किधर रखता है, नीचे की तरफ, तो ये आएगा नीचे की तरफ। जी की वैल्यू यहाँ आपको 10 लेना है, जी इक्वल टू 10, ये आपको कंसीडर करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब यहाँ इसको करोगे तो कितना आएगा 5 इंटू 10, ये निकल के आएगा आपका 50 न्यूटन, ये आया इसका वेट। अब अगला फोर्स इस पे क्या लग रहा है, एक इस सरफेस पे फोर्स लग रहा है, एक इस सरफेस पे, लेकिन एंगल क्या है आपको वो सबसे पहले निकालने आना चाहिए। अब देखो जब इसको मैं यहां से एक्सटेंड करूंगा और यहां से आप एक परपेंडिकुलर डालोगे तो क्या एंगल बनेगा, आप ध्यान से बताइए। जहां से पास हो रहा है, अगर ए 37 है तो ये भी इस एक्सिस से जहां पास होगा तो कितना बनाएगा, ए भी यहां से 37 ही बनाएगा। ऐसे ही इसका अगर हम पीछे प्रोजेक्शन लेंगे वो भी कितना बनाएगा 37 डिग्री। तो उसी को हम यहाँ बनाते हैं। यहाँ से आपका एक नॉर्मल रिएक्शन आके इसके एक्सिस से पास करेगा। N1 N2 में अलग अलग कलर से दिखाता हूँ। यहाँ से जाएगा N2 और इस एक्सिस से एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री। और N1 की डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में भी कितना एंगल बनाएगा यहाँ से। देखो ये ज्योमेट्री मैं लगा रहा हूँ, कुछ नहीं है, आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए, नहीं तो आप पूरा कंफ्यूज रहोगे कि इसको कैसे यूज कर रहे हैं। यहाँ से जाएगा आपका N1, ये यहाँ से कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री। अब ये 37 बनाया तो ये एंगल कितना होगा 53, ये भी कितना होगा आपका 53। टोटल 90 डिग्री होता है ना, 90 में से 37 जाएगा तो 53 आएगा। अब जैसे ही देखो और कोई फोर्स लग रहे हैं, कुछ फोर्स नहीं लग रहे हैं। अब अपने को लॉ लिखना है। देखो यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको पूरा स्टेप लिख के दिखा देता हूँ। आप इसको एक्स और वाई में कर लीजिए। ये रहा आपका एक्स, ए वाई, इधर माइनस वाई, इधर माइनस एक्स। अब देखो प्लस एक्स की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एक तो आपका लग रहा है N1 cos 37 डिग्री, कलर चेंज कर दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। N2 का इधर प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या आएगा N2 cos 37, एक्स में और कोई फोर्स है, कोई नहीं है। अब y डायरेक्शन में दोनों पॉजिटिव y में है, तो एक है आपका N1 cos 37
और दूसरा है आपका n2 cos 37। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, कुछ नहीं, केवल ज्योमेट्री का खेल है। आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आ गया, आप कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली कर लोगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो लिखते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं उनका सम जीरो करिए। तो n1 cos 37 माइनस n2, ए माइनस इसलिए लिखा को अपोजिट डायरेक्शन में है, आप डायरेक्ट उसके बराबर भी लिख सकते हो, इक्वल टू जीरो। तो n1 cos 37 इक्वल टू n2 cos 37। यहाँ से आप देखो cos 37 कैंसिल हो गया, n1 निकल के आया n2। तो देखो अगर सेम एंगल है आपका n1 बराबर n2 निकल के आ गया है। अब अगला आपसे पूछ रहा है कि इनकी वैल्यू कितनी है, अपने को वो निकालना है। तो आइए अगला इक्वेशन लगाते हैं। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो करते हैं। वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, n1 cos 37 और n2 cos 37। n1 cos 37 प्लस n2 cos 37। अब आपने पिछले इक्वेशन में देखा n1 बराबर क्या आया है आपका, n1 बराबर n2 आया है। तो जो हम n1 बराबर n2 रखेंगे तो सॉरी इक्वल टू ये नीचे लग रहा है, एक मिनट यहाँ एक चेंजेस कर दीजिए। माइनस आपका बेड भी है ना, -50 इक्वल टू जीरो। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 2n1 cos 37 इक्वल टू 50। मैंने आपको एक ट्रिंगल बताया था 3 4 5 37 50 डिग्री, तो वहां से cos 37 की वैल्यू कितनी निकल के आती थी, 3/5। तो n1 इंटू 3/5, और इधर 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो निकल के आएगा 25, और जब इसको सॉल्व करोगे n1 की वैल्यू निकल के आएगी 125 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं किया, इसका सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इसके बाद ये जब यहाँ से पास कर रहा है एंगल क्या हो रहा है उसको आइडेंटिफाई किया, इधर से जब ये इसके सेंटर से पास हो रहा है तो कितना एंगल बना रहा है उसको आइडेंटिफाई किया, यहाँ उसको रिजॉल्व किया, और जो अननोन था उसको हमने इजीली फाइंड आउट कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो न्यूटन का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ था वो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। आइए अब इसके एप्लीकेशन का जो अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज होते हैं या अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको देखते हैं। तो इसका एक मेजर एप्लीकेशन है जिसका नाम आता है पुल्ली ब्लॉक सिस्टम। तो उसी को शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पुल्लिस। सबसे पहले समझते हैं कि पुल्लिस होती क्या है। आपने देखा होगा पुल्ली किस लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई अगर मान लीजिए बहुत हैवी वेट है, आप हाथ से नहीं उठा पाते, लेकिन अगर उसी को किसी पुल्ली के सहारे खींचो तो आपका जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है कि नहीं। तो पुल्ली के कारण हम अपना जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसको रिड्यूस कर देते हैं। आइए इसको देखते हैं डिफिनीशन। A pulley is a wheel that carries a flexible rope, cord, cable, chain or belt। देखो पुल्ली आपका एक ऐसा है जो आपका रोप, कार्ड, केबल, चैन या बेल्ट होता है, एक व्हील टाइप है। एक रिम होता है, रिम के ऊपर पुल्ली तो हर किसी ने ही देखा होगा, या साइकिल का चैन देखा होगा ना जो घूमता है एक तरह से, उसको भी एज्यूम कर सकते हो। Pulleys are used singly or in combination to transmit energy and motion। तो जो पुल्ली आपकी होती है वो आपका एनर्जी और मोशन ट्रांसफर के लिए होता है। आपने देखा होगा अगर इंजन एक चालू हो रहा है, उसका एप्लीकेशन वहां से 50 मीटर दूर है और आपको पावर ट्रांसफर करना है, तो आप कैसे करते हो, पुल्ली के कारण करते हो, क्योंकि उतना लंबा शाफ्ट लगाओगे तो टूटने का डर रहता है। इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट पुल्ली लगा के तब पावर को वहां ट्रांसफर करते हैं। तो ये रहा पुल्ली का बेसिक सा एप्लीकेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए इसके कॉन्सेप्ट को अब समझते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, यहाँ आप देख लीजिए कि एक एक हैवी वेट है जो एक रोप के कारण बंधा हुआ है, और ये व्हील पे एक रोप लगी हुई है। एक आदमी इसको इजीली अब खींच पाएगा, लेकिन अगर इसको डायरेक्ट खींच के ऊपर उठाना रहे तो इसको कितना ज्यादा एनर्जी लगेगी।
और आप रोप या चैन बेल्ट इन सब के कारण इसको इजीली पुल कर सकते हो। आइए अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले एक पुल्ली लेते हैं, मान लेते हैं, देखो एग्जांपल अभी आपको दिखा रहा हूं, इससे एक ब्लॉक लटका हुआ है, इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं एक ब्लॉक है 2। ये पुल्ली आपकी फिक्स है। देखो जो भी पुल्ली हम ले रहे हैं अभी, पुल्ली अपनी मासलेस है और यहाँ पे पुल्ली फिक्स है। ये जो स्ट्रिंग है आपकी, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। जो ये स्ट्रिंग है ये अजम्पशन अपना कंटिन्यू रहेगा, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। मतलब जो स्ट्रिंग है उसका मास हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं और उसमें कोई भी तनाव नहीं होगा जब उस पर लोड लगाया जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर इसका वेट ज्यादा हुआ M2 और यह है M1, तो M2 ग्रेटर देन अगर M1 हुआ तो ये ब्लॉक क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे आना शुरू होगा। मान लेते हैं ये ब्लॉक कुछ वेलोसिटी से आएगा, तो ये दूसरा ब्लॉक उसी वेलोसिटी से क्या होगा, ऊपर जाना शुरू करेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग आपकी जो है कंटिन्यूअस ही है। इस इस पुल्ली से जो ये स्ट्रिंग या रस्सी आई हुई है ये आपका कंटिन्यूअस ही है, तो जितने स्पीड से मूव करेगा उतने ही स्पीड से पॉइंट भी मूव करेगा। आइए इसका डेरिवेशन करके समझते हैं कि इसकी वेलोसिटी इन दोनों की एक दूसरे के अपोजिट कैसे आती है। तो आइए इसके डायग्राम को यहाँ फिर से बनाते हैं। मान लेते हैं एक है पुल्ली, यहाँ से एक आपकी रस्सी आई, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा है जिसका नाम देते हैं 1, फिर यहाँ से एक दूसरा ब्लॉक आया जिसका नाम देते हैं 2। ये पुल्ली अपनी फिक्स है। अब ध्यान से देखो आप, अगर ये पुल्ली ये पूरा इसके ऊपर से गया हुआ है, अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि अगर क्या ये दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं कि नहीं और सेम एक्सेलरेशन से जा रहा है नहीं, उसको हम प्रूफ के साथ देखेंगे। तो आइए इसका डेरिवेशन चालू करते हैं। अब देखो ये है क्या, यहां से यहां मान लेते हैं, एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है इसको मान देते हैं x1, और यहां से यहां तक की जो है इसको मान देते हैं x2। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रिंग है आपकी, स्ट्रिंग है, यहां मैं अजम्पशन लिख दे रहा हूं, देखो हर बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। स्ट्रिंग आपकी है मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो आपकी स्ट्रिंग है इस पॉइंट से लेके 2 तक जो कनेक्ट हुआ है उसकी लेंथ है L। लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू L। तो आप यहां ध्यान से देखो, देखो इसको मैं इसलिए नहीं कंसीडर करूं, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, जो इसका लेंथ है उसको हम क्या x1 प्लस x2 इक्वल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये स्प्रिंग आपका स्ट्रिंग का लेंथ ही है। अब इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। अब जब आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा dx1, एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूं, dx1 डिवाइडेड बाई dt प्लस dx2 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू dl डिवाइडेड बाई dt। अब आप देखो लेंथ रस्सी की क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, ये तो 0 आएगा। और आप ध्यान से देखो x बाई टी आपका डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है v1 प्लस v2 इक्वल टू 0। यहां से v1 इक्वल टू निकल के आया माइनस v2। तो देखो यहां से हमने प्रूफ किया कि इन दोनों की वेलोसिटी अगर ये इस डायरेक्शन में नीचे आ रहा है तो आपका 1 जो है वो ऊपर ही जाएगा।
दोनों का वेलोसिटी देखो एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है। अब इसी तरह इनका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। अगर ये v से ऊपर जा रही है तो ये v से नीचे आएगी। अब आइए देखते हैं एक्सेलरेशन का क्या केस होता है। अब अपने पास क्या निकल के आया है उसी को लेते हैं। v1 प्लस v2 इक्वल टू 0। अब इसको फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो, dv1 बाई dt प्लस dv2 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू 0। अब चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता था आपका, एक्सेलरेशन आता था a1 प्लस a2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका a1 बराबर निकल के आया माइनस a2। तो जैसा वेलोसिटी में रिलेशन आया सेम आपका एक्सेलरेशन में भी आएगा। अगर ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है ब्लॉक 1 तो आपका ब्लॉक 2 ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आएगा। ये अभी आगे इस किस तरफ फोर्स ज्यादा है वो मूव करता है आपको पता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से। ये सब आगे अभी हम क्वेश्चन के द्वारा देखेंगे। अभी बस मैं आपको केवल यही प्रूफ करा रहा था कि इन दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट होती है और एक्सेलरेशन में भी एक दूसरे के अपोजिट ही होती है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी देखो अब अगला केस लेते हैं। अभी हमने लिया था क्या कि अपनी पुल्ली यहाँ देखो फिक्स थी। अब हम लेते हैं कि सपोज पुल्ली भी अपनी ऊपर ही जा रही है। देखो ये सब मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, आगे आप जैसे जैसे मूव करोगे वहाँ बहुत सारी पुल्ली का कॉम्बिनेशन रहेगा, तब आपको वहाँ सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी कि किस पे ज़्यादा आएगा किस पे कम आएगा। वहाँ ये सब बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो अभी देखो केस कैसा है, यहाँ हेडिंग डाल देते हैं वेलोसिटी ऑफ पुल्ली। अब देखो मान लेते हैं अपनी पुल्ली जो है वो फिक्स नहीं है, पुल्ली की वेलोसिटी वीपी मान लेते हैं, यहां से ऊपर जा रही है, इससे दो ब्लॉक रखे हुए हैं। ये रहा आपका ब्लॉक ए, ये रहा आपका ब्लॉक बी और ये है आपकी पुल्ली। अब देखो मैं मान लेता हूं कि ये भी वेलोसिटी से दोनों ब्लॉक जो हैं ऊपर जा रहे हैं और पुल्ली भी आपकी जब ये दोनों ऊपर जा रहा हो पुल्ली भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। एक्सेलरेशन का बाद में देखेंगे क्या होगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं कि मानो ये दोनों अपने को दिया रहे तो पुल्ली किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगी उसी को अपने को फाइंड आउट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखो मान लेते हैं पॉइंट है अपना सी। अब हम ऑब्जर्वर को यहाँ बैठाते हैं पुल्ली पे। देखो जब दोनों मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे के रिलेटिव आ गया, तो रिलेटिव में हम क्या करते हैं ऑब्जर्वर को ऐसी जगह बैठाते हैं जहां से हमें चीजें कैलकुलेट करना इजी हो। जब इसको हम यहाँ बैठाएंगे ऑब्जर्वर को अपने, अब ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, तो जब ये यहाँ बैठ के देखेगा तो इसे क्या दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। जो ऑब्जर्वर है इसको नाम सी दिए, सी के रिस्पेक्ट में क्या दिखेगा, इसको तो एक दूसरे के अपोजिट दिखेगी वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी सी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑब्जर्वर का जो है उसकी वेलोसिटी पुल्ली के रिस्पेक्ट में क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ए P इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू पुल्ली। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपने देखा होगा रिलेटिव मोशन में मैंने आपको सिखाया था कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, VA माइनस VP इक्वल टू माइनस VB माइनस VP। इसको ओपन करते हैं, VA माइनस VP इक्वल टू माइनस VB प्लस VP। अब यहां से जब आप VP करोगे तो निकल के आएगा 2VP इक्वल टू VA प्लस VB। अब अपने को वेलोसिटी ऑफ पुल्ली पूछी थी तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली निकल के आएगा वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B डिवाइडेड बाई 2। तो अगर दोनों का वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में दिया रहे या मानो जो तीनों है उसको मैंने सेम डायरेक्शन में माना है यहाँ अपने कैलकुलेशन में, लेकिन क्वेश्चन में तो जरूरी नहीं कि ऐसा आएगा। तो वहां जो आपका VA VB और VP है, VA VB और VP है,
इसको आप साइन के साथ पुट करिएगा इस फार्मूले में, विथ साइन। यहाँ जब आपका क्वेश्चन आए, यहाँ तो हमने लिया है कि तीनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव आया है। अगर कोई एक अपोजिट में जाएगा तो उसको हम निगेटिव में लेंगे। इसी तरह अगर असल रेशन पूछेगा तो असल रेशन क्या आएगा? असल रेशन ऑफ पुल्ली वो भी सेम निकल के आएगा, असल रेशन ऑफ ए प्लस असल रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। ये पुल्ली के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं। अभी आप देखोगे कि इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट से हम पुल्ली के जितने भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो सकते हैं सबको 1 से 2 लाइन में सॉल्व कर देंगे। इसलिए इस पे मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ ताकि जो बेसिक्स है वो आपका क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको पुल्ली का बेसिक समझ में आ गया होगा कि अगर एक पुल्ली से 2 ब्लॉक लगे हुए हैं यहाँ पे, तो अगर पुल्ली फिक्स है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में मूव कर रहे होंगे। अगर आपकी पुल्ली भी मूव कर रही है तो जरूरी नहीं है कि दोनों ब्लॉक एक दूसरे के अपोजिट मूव करें। तो आइए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए बी एंड पुल्ली P2। देखो यहाँ आपका एक क्वेश्चन है जिसमें वेलोसिटी 3 की दी है, ए की दी है, बी की दी है और पुल्ली P2 की दी हुई है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पुल्ली P1 एंड ब्लॉक सी। आपसे एक VC की स्पीड पूछ रहा है और आपसे एक वेलोसिटी ऑफ P1 की स्पीड पूछ रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट मैंने पूरा सिखा दिया है, तो एक बार आप इसको खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो मैं सॉल्व करता हूँ, फिर वहां से आप आंसर मैच कराइए। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले देखो कि दो वेलोसिटी कहाँ दी है और एक ही पूछ रही हो, वो इजीली निकल रहा है। सबसे पहले हम वेलोसिटी ऑफ पी को लेते हैं। देखो अगर हम इसको कंसीडर करेंगे, यहाँ अपने पास ए भी अननोन है और ए भी अननोन है, हमको नहीं पता कि इसकी वेलोसिटी क्या है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी ऑफ पुल्ली P1 की निकालेंगे तो हमें इजीली निकल आएगा। तो आइए सबसे पहले हम वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 1 इसका निकालते हैं। तो इसका क्या होगा? V1 प्लस फार्मूला होता है V2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। अभी हम मान लेते हैं कि पुल्ली अपनी ऊपर जा रही है या सॉरी पुल्ली नीचे आ रही है। तो उसको हम सेम साइन के साथ रखते हैं। तो चलिए इसको रखते हैं वेलोसिटी ऑफ P1 इक्वल टू, अब देखो वहां अपवर्ड को, जहां यहां हमने फार्मूला डिराइव किया था, यहां हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया था और डाउनवर्ड को निगेटिव। इसको आप साइन कन्वेंशन को याद रखना। तो यहां आप देखो ध्यान से, जो डाउनवर्ड आएगा उसको निगेटिव लेंगे और जो अपवर्ड आएगा उसको पॉजिटिव लेंगे। तो अब देखो ए 20 कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है -20, और ये बी कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है +10 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप सॉल्व करोगे निकल के आएगा -5 मीटर पर सेकेंड। इससे आपको क्या समझ में आया कि जो पुल्ली P1 है वो आपका डाउनवर्ड जा रही है। आपसे क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि पुल्ली किस डायरेक्शन में जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है या अपवर्ड। तो यहाँ साइन आपको दे देगा, कोई डाउनवर्ड है अपवर्ड है। यहाँ मैं लिख भी देता हूं पुल्ली मूव्स, कौन सी पुल्ली? आपकी P1। पुल्ली P1 मूव्स डाउनवर्ड्स और किस स्पीड से जा रही है? 5 मीटर पर सेकेंड से। अब देखो अपने को एक आंसर मिल गया। अब अगर ये जिस स्पीड से नीचे जा रही है, ये भी आपका उसी स्पीड से जाएगा। किस स्पीड से जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड से। और अपने को ये पूछा है, मान लेते हैं P2 अपना किस डायरेक्शन में आ रहा है? ऊपर आ रहा है। अगर अपोजिट आया तो मतलब हमने गलत माना हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा, अब देखो वहां जब हम लगाएंगे वेलोसिटी ऑफ पुल्ली P2 के लिए, यहाँ आपका वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ C डिवाइडेड बाई 2। देखो प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होना है, हमने पॉजिटिव माना है। अगर हमारा आंसर निगेटिव आएगा तो मतलब ये हमारा अजम्पशन गलत है, उसको हम डाउनवर्ड कर देंगे और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ देखो आपको क्या दिया, इस पुल्ली की वेलोसिटी दी है और हमने पुल्ली P1 की अब भी निकाली है। उसको पुट करते हैं 10 इक्वल टू -5
प्लस VC डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो VC निकल के आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये पॉजिटिव साइन आया है, इसका मतलब हमने जो अजम्पशन माना था वो अपना सही है। तो जो आपका ब्लॉक सी है वो कहाँ जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। किस स्पीड से जा रहा है? 25 मीटर पर सेकेंड से। तो देखो कितना इजीली हमने उस कॉन्सेप्ट का यूज करके पुल्ली की वेलोसिटी, ब्लॉक की वेलोसिटी सबको निकाल दी। नहीं तो अगर इसी को आप दूसरे मेथड से करने जाओगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा और आपको सॉल्व करने में कम से कम 10 मिनट जाएंगे। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट से जाओगे, अभी आपको इतना टाइम लग रहा है क्योंकि इनिशियल में आपको समझा रहा हूँ। ये सब 30 से 40 सेकंड में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, देखते ही इनका आंसर आ जाता है, ऐसा ये है। कुछ नहीं करना है आपको, देखो जैसे यहाँ पूछेगा आप इन दोनों का सम लेके साइन के साथ डिवाइडेड बाई 2 कर दो, यहाँ आ गया, जो यहाँ आया उसका साइन के साथ सम लेके डिवाइडेड बाई 2 करो, जो अननोन है आ गया। कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 35 टू 40 सेकेंड लगेगा। लेकिन ये चीजें आपकी प्रैक्टिस के साथ ही डेवलप होंगी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सेलरेशन का। मान लेते हैं एक पुल्ली है, ये हमारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। इससे अपने दो ब्लॉक लगे हुए हैं। एक ब्लॉक है ए भी आपका ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसके दूसरे साइड एक ब्लॉक लगा है बी। आपसे एक्सेलरेशन ऑफ बी पूछ रहा है क्या होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक पुल्ली है, पुल्ली आपकी देखो सारी पुल्ली और ये जो स्ट्रिंग है ये सब मासलेस और इनएक्सटेंसिबल ही है और एक कंटिन्यू स्ट्रिंग है। तो इसको आप कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से जब आप करोगे तो पुल्ली का एक्सेलरेशन कितना है, इसको हम अभी अपवर्ड मान लेते हैं। तो अपवर्ड मान ले रहे हैं तो प्लस साइन में ही रखते हैं। 3 इक्वल टू 4 प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से जब ए बी निकालेंगे तो ए निकल के आएगा 6 माइनस 4। एक्सेलरेशन ऑफ बी निकल के आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो हमने जो अजम्पशन माना था बिल्कुल सही है। ये बी ब्लॉक भी अपना अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है। किस एक्सेलरेशन से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो आई होप आपको पुल्ली ब्लॉक में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो भी पूछे आप इजीली निकाल सकते हो। अब अगर आपको एक का निकालने आ गया, इससे कितना भी कंबाइंड करें आप उसको इजीली कर लोगे। आगे अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, वहां आप देखोगे कि 30 से 40 सेकंड में आप पुल्ली के एकदम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कर दोगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी ये पुल्ली ब्लॉक में जो टेंशन निकालते हैं उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी एक ये ब्लॉक है, यहाँ से एक पुल्ली लगी हुई है इस ब्लॉक में। एक मिनट, आइए एक क्वेश्चन है इसको करते हैं। एक ब्लॉक है जो आपका एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। ए एक पुल्ली लगी हुई है जिसके ऊपर से ए पास कर रहा है। इस पुल्ली से एक ब्लॉक है 4 kg का जो यहाँ से वर्टिकल लटका हुआ है। ये सरफेस कुछ इस तरीके से है। और इस ब्लॉक का मास है 2 kg, इसका मास है 4 kg। अब देखो जो आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो है मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल है। देखो हर क्वेश्चन में आपके सिलेबस में मासलेस और इनएक्सटेंसिबल ही स्ट्रिंग का है, तो आप टेंशन मत लेना, जो भी आएगा वही आएगा। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि इस पूरे सिस्टम का जब ये ब्लॉक इससे अटैच है तो ये क्या करेगा? 4 kg का है, 2 kg को नीचे लाने की कोशिश करेगा ए एक्सेलरेशन से। तो आपसे वही पूछ रहा है एक्सेलरेशन आप बता दीजिए। और ये स्ट्रिंग जो है वो कंटिन्यू है, देखो पुल्ली के ऊपर से, तो आप यहाँ कुछ टेंशन डेवलप होगा। तो आपसे वही पूछ रहा है कि
कितना टेंशन इस पे डेवलप होगा वो बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको करते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको अच्छा सा कराऊंगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आपने पिछले लेक्चर में देखा था जब हम ब्लॉक वाला सिस्टम कर रहे थे तो वहाँ जब भी आता था सबसे पहले हम अपना सिस्टम डिसाइड करते थे, उसके बाद हम एक्सेलरेशन निकालते थे। जब भी आपसे टेंशन या ये सब पूछे तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन क्या होगा आपका ए इक्वल टू टोटल कौन सा फोर्स इसको पुल कर रहा है, नेट पुलिंग फोर्स। देखो समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए, उसी से हम लिख रहे हैं नेट पुलिंग फोर्स। जो रस्सी को खींच रहा है टोटल कितने फोर्स उसको खींच रहे हैं, नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब नेट फोर्स इस पे कितना आ रहा है, देखो इसका एक ग्रेविटी फोर्स आएगा जो है 4 इंटू जी, और जी की वैल्यू आपको लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 10 हम इसलिए ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन अपना आसान हो। तो एक ही फोर्स है, देखो हॉरिजॉन्टल के कारण क्या कोई पुलिंग फोर्स आएगा, कुछ नहीं आएगा, ये तो वर्टिकल में खींचा जा रहा है। तो निकल के आएगा 40 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 4 प्लस 2 6, तो ये निकल के आएगा आपका 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला आंसर निकल के आ गया है, किस एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब जैसे ही एक्सेलरेशन मिला, आपसे टेंशन पूछे, वेलोसिटी पूछे, कुछ भी पूछे, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, तुरंत आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आइए अब टेंशन पूछ रहा है तो देखो स्ट्रिंग कंटिन्यूअस है। हमने आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के पहले ही लेक्चर में स्ट्रिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वहां स्ट्रिंग की सारी प्रॉपर्टीज बताई थी कि अगर स्ट्रिंग सेम है और मासलेस है तो उसका टेंशन किसी भी पॉइंट पे जाओगे वो सेम ही रहने वाला है, वो चाहे कितने भी पुली या कितने भी ब्लॉक से होके मूव करे। अगर कंटिन्यूअस स्ट्रिंग है तो टेंशन भी सेम ही होगा। तो आइए टेंशन के लिए हम 4 केजी के ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। तो जब 4 केजी का एफबीडी बनाओगे तो ये क्या आएगा, ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रहा है जिसकी वैल्यू आई है 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पे एक टेंशन लग रहा है टी अपवर्ड की तरफ, और डाउनवर्ड इसका वेट लग रहा है जो इसको नीचे की तरफ ला रहा है। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए, देखो ये सब मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। वैसे अभी इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं कि अब मैं डायरेक्ट भी इसको लिख सकता हूं। तो देखो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव लिया करिए और एक्सेलरेशन के अपोजिट को निगेटिव लिया करिए। तो 40 माइनस टी इक्वल टू एम ए, एम की वैल्यू है 4 और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 20/3। तो यहां से जब हम t निकालेंगे निकल के आएगा 40 माइनस ये आपका निकल के आएगा 80 डिवाइडेड बाई 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू निकल के आएगी 40/3 न्यूटन्स। देखो कितना इजीली हमने इसकी ब्लॉक पुली ब्लॉक सिस्टम में एक्सेलरेशन पूछ रहा था उसको निकाल लिया और टेंशन पूछ रहा था उसको भी निकाल लिया, कुछ नहीं करना था। सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन निकाल लेना है। एक्सेलरेशन में नेट पुलिंग फोर्स कितना है उस सिस्टम में, जिस सिस्टम को आपने माना है, इसको मैंने पहले एक्सेलरेशन के लिए पूरा एक सिस्टम मान लिया था, और टोटल मास से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही एक्सेलरेशन आया उसके बाद हम जिस भी ब्लॉक पे टेंशन पूछ रहा है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा। आई होप आपको पुली ब्लॉक का आइडिया आने लगा होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये एक पुल्ली है, पुल्ली आपकी फिक्स है। यहाँ पे एक ब्लॉक लगा है, इस ब्लॉक का मास है 2 केजी और इस साइड एक ब्लॉक है जिसका मास है 4 केजी। इसी से एक और ब्लॉक अटैच है जिसका मास है 6 केजी। सेम वही आपकी स्ट्रिंग मासलेस,
मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये हम क्यों ले रहे हैं कि अगर मासलेस नहीं लेंगे तो हर पॉइंट पे टेंशन अपना अलग अलग आ जाएगा। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अब देखो, ये आपका यहां से यहां तक तो एक ही है, इसके बाद यहां से यहां तक एक दूसरी स्ट्रिंग जुड़ी हुई है, तो यहाँ टेंशन क्या क्या आएगा, अलग अलग टेंशन आएगा। अगर यहाँ T1 आ रहा है तो ये कंटिन्यू यहाँ तक है, तो यहाँ भी आएगा T1। लेकिन आप देखो 4 kg से 6 kg अलग स्ट्रिंग जुटी हुई है, तो यहाँ एक डिफरेंट टेंशन आएगा T2। तो आपसे यहाँ पूछ रहा है, आप एक्सेलरेशन बता दीजिए इस सिस्टम का, T1 एंड T2 ये कितने होंगे, ये सब आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे ही पुली ब्लॉक आए अपना पहला कॉन्सेप्ट आप उसको एक्सेलरेशन निकालिए। अब एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहले आप टोटल पुलिंग एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो आप सबसे पहले मोशन आइडेंटिफाई करिए कि किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो देखो इस साइड वेट ज्यादा है, तो मान लेते हैं डाउनवर्ड आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, ये डाउनवर्ड आ रहा है तो ये भी डाउनवर्ड ही आएगा। ये ब्लॉक आपका किधर जाएगा, अपवर्ड जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आइए एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स, जो फोर्स इस पूरे सिस्टम को खींच रहे हैं, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर ये पूरा अपना सिस्टम है, टोटल मास कितना है, टोटल मास है इसका 4, 2 एंड 6, टोटल 12 kg है। और इसको कौन कौन सा नीचे खींच रहा है, एक तो ये लेके आ रहा है और एक इसका वेट ला रहा है, मतलब 60 न्यूटन एक ला रहा है और एक इसका वेट कितना आएगा 40 न्यूटन। ये दोनों इसको नीचे ला रहे हैं। तो आइए उसको लिखते हैं, जो खींच रहे हैं वो पॉजिटिव, जो अपोज कर रहे हैं वो निगेटिव। तो जी की वैल्यू यहाँ 10 ही लेके हम चल रहे हैं, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इक्वल टू क्या होगा, 6G प्लस 4G माइनस ये कितना है 2G डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास आपका है 12 kg। जब आप A इक्वल टू निकालोगे 6G की वैल्यू 10 पुट करते हैं, प्लस 4 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12। इसके आगे कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है। A इक्वल टू निकल के आएगा आपका 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे ही एक्सेलरेशन आपका मिला, आप इस सिस्टम को अब इंडिविजुअल में ब्रेक करना शुरू करो। किस पॉइंट का एफबीडी बनाने पर आपको इजीली जो अननोन है वो एक ही है और मिल जाएगा। तो एक तो हम इसका 2 kg का बनाएंगे, हमको यहाँ से T1 मिल जाएगा, और 6 kg का बनाएंगे इजीली हमको T2 मिल जाएगा। तो आइए उसी को बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg। 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इधर इस पे एक स्ट्रिंग टेंशन लगा रही है T, इसका वेट आ रहा है कितना 2 इंटू जी, जी की वैल्यू है 10 और ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लिखा, सॉरी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, T माइनस 20 इक्वल टू ये कितना है आपका 2 kg एम ए, 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई है, ए की वैल्यू आई है 20/3। यहाँ से जब हम टी निकालेंगे टी इक्वल टू 20 प्लस 40/3, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ए निकल के आएगा 100/3 न्यूटन। देखो कितना इजीली हमने इस पॉइंट पे कितना टेंशन है निकाल लिया। जैसा पिछले क्वेश्चन में था सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ एक आपका अलग से हमने ला दिया है कि एक ब्लॉक और अटैच कर दिया है। ऐसे ही अगला हम बनाते हैं एफ बी डी ऑफ 6 kg। अब 6 kg का ब्लॉक का बनाएंगे तो उसका कैसे बनेगा, देखो इसका वेट है 6 kg, एक तो वेट हमेशा डाउनवर्ड ही आता है 60 न्यूटन, और इस पे टेंशन कितना लग रहा है आप यहाँ ध्यान से देखो, इस स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा है T2।
देखो हम बीच वाले का इसलिए नहीं बना रहे, यहाँ T1 T2 का कैलकुलेशन लेंदी होगा, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। यहाँ एक ही अननोन है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा। और ए एक्सेलरेशन से आपका नीचे आ रहा है, तो चलिए इक्वेशन लॉ ऑफ मोशन लिखते हैं। समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए, टोटल फोर्स कितना है 60 माइनस T2 अपोज कर रहा है तो निगेटिव इक्वल टू M6, ए की वैल्यू है आपकी 20/3। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे T2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 60 माइनस 6 इंटू 20/3। यहाँ से जब निकालेंगे तो T2 निकल के आएगा 60/3 न्यूटन। देखो आपसे जो जो अननोन था आपने वो सब निकाल लिया। ए की वैल्यू आई 20/3 न्यूटन, टी की 1 की वैल्यू आई 100/3 न्यूटन एंड T2 की वैल्यू आई 60/3 न्यूटन। तो आप देखोगे कि इसी कॉन्सेप्ट पे आपका जेई मेन और नीट कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा हुआ है। जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट थे पुल्ली के वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगले लेक्चर में पुल्ली के जो एडवांस क्वेश्चन होते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पुल्ली होती है वो सब डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को एक बार मैं समराइज कर देता हूं कि आज हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखा, यहाँ उसको हम समराइज कर देते हैं। सबसे पहले न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखा। यहाँ देखा गया दो ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में है, जितना फोर्स ए बी पे लगाएगा उतना ही फोर्स बी ए पे लगाएगा। फिर इसके हम कुछ करेक्टरिस्टिक देखे कि जरूरी नहीं कि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें, फोर्स का नेचर सेम हो, नेचर अपोजिट होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। सॉरी, फोर्स का नेचर सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगा। इसके बाद हमने पुल्ली ब्लॉक सिस्टम देखा। पुल्ली ब्लॉक में हमने देखा कि अगर पुल्ली आपकी दो ब्लॉक है और पुल्ली फिक्स है 1 2, अगर ये भी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तो ये भी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। इसका दूसरा केस देखा कि अगर एक पुल्ली है, ये मानो भी वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, इसमें दो ब्लॉक लगे हैं जो वेलोसिटी ऑफ ए से ऊपर जा रहे हैं, एक और ब्लॉक है ये भी आपका ऊपर जा रहा है वेलोसिटी ऑफ बी से। तो पुल्ली की वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। सेम अगर एक्सेलरेशन का पूछे तो एक्सेलरेशन का भी हमने देखा, अगर मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन ए है, इसका एक्सेलरेशन ए बी है और इसका एक्सेलरेशन ए पी है, तो पुल्ली किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी इन दोनों का सम लेके। यहाँ आप डायरेक्शन का विशेष ख्याल रखना। यहाँ जो हमने डायरेक्शन लिया हुआ है, डायरेक्शन अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है और डाउनवर्ड को निगेटिव लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो, क्वेश्चन में जैसा दिया है साइन के साथ वैसा पुट करेंगे। इसके बाद हमने पुल्ली के कुछ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं मान लेते हैं। ये एक पुल्ली दिया हुआ है, एक ब्लॉक है इस पे एम ए और एक ब्लॉक है एम बी। अगर इसमें हमको टेंशन पूछे तो सबसे पहले हम इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन के लिए टोटल नेट फोर्स उस सिस्टम का डिवाइडेड बाय टोटल मास। इसके बाद जैसे ही ए आया उसके बाद हम किसी भी एक ब्लॉक का एफबीडी बना के जो टेंशन पूछ रहा है मान लेते हैं एम जी बी। अगर ये डाउनवर्ड आ रहा है तो ये अपवर्ड जाएगा ये एक्सेलरेशन से। ए इधर आया आपका टी, यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं एम जी किसका बी पॉइंट का माइनस टी इक्वल टू एम बी ए। यहाँ से जो भी अपना अननोन रहे ऐसे ही मल्टीपल ब्लॉक होते हैं वो सब आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो आज के लेक्चर में सब हमने सीखा, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस किया। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए और आप फीडबैक जरूर दीजिए ताकि हमें पता चले कि जो ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ
वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो, अगर ऑफलाइन क्लास होती है वहाँ स्टूडेंट से पूछ के समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए आप कमेंट ज़रूर करें और ये उन लोगों को शेयर करो जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है। आप कंटेंट में देख सकते हैं कि कंटेंट में आपका कोई भी कमी नहीं है। आप इस कंटेंट को रीड करने के बाद चाहे जेईई मेन हो या जेईई एडवांस हो, नीट का हो, प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन हो, आप देखोगे एक भी मेरे नोट्स के बाहर नहीं आएगा। तो आप ट्रस्ट करिए, सारे लेक्चर को देखिए। फिजिक्स में मैं एसएटी देता हूं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा एग्जाम में। बस जितना कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं उतना सीखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा और उन तक ज़रूर शेयर करिएगा जो लोग महंगी कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते। उनके लिए एक कंटेंट जहां आपको 2 लाख 2.5 लाख रुपए फीस लेके इसी लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ऐसा कंटेंट मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं। तो इसका आप बेनिफिट उठाइए। तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें। थैंक यू।